जय हिंद। आज हम लोग फिर जो है साइंस का टॉपिक लेकर आए हैं। आज का अध्याय जो जैव प्रक्रम का लेक्चर नंबर 2 होगा। ये एनसीईआरटी फैक्ट से हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे और जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न सभी एग्जाम में, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी छोटी नलिका में विभाजित हो जाती है जो अंत में गुब्बारों जैसी रचना बनाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? कोपिका कहते हैं। क्या? कोपिका कहते हैं। यानी जो फुफ्फुस यानी फेफड़ा जो लंग्स होता है, उसके अंदर जो मार्ग जो श्वसन क्रिया वाला जो रास्ता होता है, उसी में सबसे छोटी छोटी नलिका में, बिल्कुल छोटी छोटी नलिका में विभाजित हो जाती है, जो अंत में जब हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो गुब्बारे जैसी फूल जाती है। उसी संरचना को हम लोग कोपिका कहते हैं। यदि श्वसन की कोपिका की सतह फैला दिया जाए, अगर उसको फैला दिया जाए तो लगभग 80 वर्ग मीटर क्षेत्र ढक लेगी। देखिए कितना, 80 वर्ग मीटर क्षेत्र ढक लेगी। ये एग्जाम बीपीएससी में पूछा गया था। हमारे शरीर में विसरण द्वारा ऑक्सीजन गति करती है, तो हमारे फुफ्फुस से ऑक्सीजन के एक अणु को पैर के अंगुष्ठक तक पहुंचने में अनुमानतः 3 वर्ष का समय लगेगा। देखिए कितना बड़ी बात है यहाँ पे, जो हमारा लंग्स के बारे में बताया गया है। अगर जो है एक अणु को पैर के अंगुष्ठक तक पहुंचाया जाए तो लगभग 3 वर्ष का समय लगेगा। लेकिन क्या है कि हमारे ईश्वर ने दिया है कि जो श्वसन क्रिया होता है वह 1 मिनट में कितना बार होता है? 15 से 16 बार ये क्रिया होता है। लेकिन अनुमानतः जब ऐसा किया गया तो देखा गया कि लगभग 3 साल तक ऐसा 3 साल तक एक बार पहुँचता है। लेकिन देखिए ये आपका जो है ये मानव श्वसन तंत्र हो गया। ये देखिए ये हो गया आपका लंग्स हो गया। ये जो दिखाई दे रहा है पसली के अंदर में, ये सारे आपका लंग्स है। इसी लंग्स का सबसे छोटा पार्ट, छोटा सबसे सूक्ष्म पार्ट को हम लोग बोलते हैं कुपिका कहते हैं। देखिए ये कुपिका गुब्बारे जैसी संरचना दिखाई दे रहा है। जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो क्या होता है? ये फूल जाता है, गुब्बारे जैसी संरचना हो जाता है। जब हम लोग ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो बिल्कुल ये सिकुड़ जाता है। तो इसी पार्ट को कहते हैं हम लोग कुपिका कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, मछली के हृदय में केवल 2 कोष्ठ होता है। यानी मछली जो होता है मत्स्य वर्ग के प्राणी, उसमें केवल 2 चैम्बर होता है। रुधिर क्लोम में भेजा जाता है जहां यह ऑक्सीजनित होता है और सीधा शरीर में भेज दिया जाता है। इसके शरीर में एक चक्र में केवल एक बार ही जो रुधिर होता है, रक्त हृदय में जाता है। तो ऐसे जो प्राणी में होते हैं उसके शरीर में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है? तो एकल परिसंचरण तंत्र होता है। क्यों? क्योंकि इसके शरीर में एक चक्र में केवल एक बार ही रुधिर हृदय में जाता है। नेक्स्ट है धमनी। धमनी जो है रुधिर को यानी कि रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम करता है, धमनी करता है। सीरा विभिन्न अंगों से यानी शरीर के भिन्न भिन्न अंगों से रुधिर यानी ब्लड को एकत्र करके केशिका से एकत्र करके हृदय में लादने का काम कौन करता है? सीरा करता है। इसमें दबाव कम होता है। जो सीरा होता है इसमें प्रेशर जो होता है, दबाव कम होता है, क्योंकि लौटते क्रम में होता है। जब और रक्त को एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए इसमें जो वाल्व लगा होता है, किसमें वाल्व लगा होता है? तो सीरा में वाल्व लगा होता है और धमनी में वाल्व लगा नहीं होता है। तो वाल्व इसमें जो है लगा होता है और इसमें दाब कम होता है, और धमनी में क्या होता है? वाल्व नहीं लगा होता है और वहाँ पे दबाव जो होता है अधिक होता है। मनुष्य में उत्सर्जन जो है कुल 5 होते हैं। पहला है वृक्क किडनी, दूसरा फेफड़ा लंग्स, त्वचा स्किन और यकृत लिवर, एक हो गया, और आंत इंटेस्टाइन। तो वृक्क, फेफड़ा, त्वचा, यकृत और आंत ये मनुष्य में उत्सर्जन अंग है। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे कि जो किडनी और जो लिवर होता है उसमें मुख्य रूप से क्या क्या बात होता है। वृक्क जो है किडनी, इसमें एक जोड़ा किडनी होता है। यानी प्रत्येक व्यक्ति में एक जोड़ा किडनी होता है जो दोनों तरफ होता है, एक बाएं साइड एक दाएं साइड होता है, जो पसलियों के बीच में होता है। यह सीएम के बीज के आकार का होता है। जो सीएम के देखे होंगे उसका बीज उसी के आकार के टाइप का होता है किडनी। किडनी की चारों तरफ जो है पेरिटोनियम नामक झिल्ली पाई जाती है। यह झिल्ली क्या करता है? किडनी को सुरक्षा प्रदान करता है। किडनी का जो भार है वह 140 ग्राम का होता है। कितना? 140 ग्राम लगभग में इतना होता है। जो प्रत्येक किडनी है उसके बाहरी धरातल को, जो बाहरी धरातल होता है इसका उत्तल, एवं जो इसकी भीतरी धरातल होता है यानी किडनी के जो अंदर वाला धरातल उसको जो होता है वो किस टाइप का? अवतल होता है। कैसा होता है? अवतल होता है। अगला है कि जो किडनी होता है, वृक्क होता है, वृक्क पेलसिव से मूत्रवाहिनी निकलती है, और यह वृक्क पेलसिव आपका अवतल टाइप का होता है, मतलब अवतल आकार का होता है, और यहीं से मूत्रवाहिनी जो है निकलती है। प्रत्येक वृक्क में 1 लाख से 1.3 लाख तक नेफ्रॉन पाया जाता है। कितना? 1 लाख से 1.3 लाख तक नेफ्रॉन पाया जाता है प्रत्येक किडनी में। अब चलिए यहाँ पे जो है हम लोग जो है किडनी का प्रतीक चिन्ह देख लेते हैं कैसा उसका है। अब जो किडनी होता है उसका हम लोग देखेंगे, यहाँ पे चित्र देखेंगे। चलिए ये आपका मानव उत्सर्जन तंत्र का ये चित्र है।
ठीक है। ये जो आपका सेम के बीच के जो आकार दिखाई दे रहे हैं, यही मेरा क्या है, किडनी है। तो प्रत्येक व्यक्ति में एक जोड़ा किडनी होता है। इसमें जो ये जो लंबी नली दिखाई दे रहा है, ये लंबी नली, इसको कहते हैं हम लोग, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं मूत्रवाहिनी कहते हैं। क्या ये मूत्रवाहिनी है। इस साइड हो गया बायां मूत्रवाहिनी, इस साइड हो जाएगा आपका दायां मूत्रवाहिनी। उसके बाद ये नली आपके इस थैली के साथ जुड़ा हुआ है। इस थैली का नाम है मूत्राशय। क्या है, मूत्राशय, जहाँ पे जो मूत्र होता है यहाँ पे स्टोर होता है। उसके अगला स्टेप जो नली है जो जो बाहर निकलता है उसको कहते हैं हम लोग मूत्र मार्ग कहते हैं। तो ये प्रश्न जो है, ये चित्र सहित ये प्रश्न पिछले रेलवे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आपका चित्र जो है दे देगा, बोलेगा कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। इसी प्रकार जो है हम लोग अच्छा से कंप्लीट करेंगे चित्र के साथ। चलिए, अब ये किडनी का हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे लीवर के बारे में। लीवर क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसका वजन 1.5 से 2 केजी के बीच लगभग में होता है। इसका जो रंग होता है वो गहरे धूसर रंग का होता है, गहरे धूसर रंग का होता है रंग। लीवर जो है ये पीत को बनाता है। तो पीत का आपको बनाता है कौन, तो लीवर बनाता है। और जमा कहाँ होता है, पित्ताशय में जमा होता है, इंग्लिश में कहते हैं गॉल ब्लैडर में ये जमा होता है। लीवर जो है, यकृत जो है, ये जीव के विषों को प्रभावहीन करता है, यानी निष्क्रिय कर देता है। यानी कि लीवर के पास वैसी क्षमता होता है, जो भी जहरीली चीज़ अगर शरीर में उत्पन्न हो गया या कोई चीज़ मिस्टेक से खा लिया गया, तो उसको क्या करेगा, उसको विषयों को, उसकी जो पावर होता है उसको निष्क्रिय, उसको नष्ट करने का काम केवल एक ही अंग के पास, वो है लीवर। तो लीवर आदमी का बहुत मायने रखता है। आप लोग देखिएगा कि जो है शराब पीता है, जो भी धूमपान करता है, कहता है लीवर खराब नहीं, लीवर उसको निष्क्रिय करता है, खराब होता है, उसका आंत खराब होता है। लीवर क्या होता है, उसका किडनी खराब होता है, लेकिन लीवर जल्दी डैमेज नहीं होता है। लीवर अपने आप में बहुत ही पावरफुल होता है। चलिए, अगला है कि अमोनिया जैसा जो विषैला पदार्थ है, देखिए इतना खतरनाक पदार्थ है अमोनिया, वैसे पदार्थ को यूरिया में परिवर्तित करता है कौन, लीवर करता है। अगला है, एकमात्र अंग है जो खुद फिर से बनता है, यानी यह लीवर जो है शरीर का एकमात्र अंग है। अगर इसको 1/3 यानी इसका 3 हिस्सा काट कर निकाल दिया जाए, फिर भी यह लीवर धीरे धीरे 1-2 साल में यह पूर्ण रूप से अपने आकार का बन जाता है। तो वही प्रश्न की शरीर का एकमात्र अंग है जो फिर से खुद से फिर अपने आप लीवर बनता है। अगला है, रक्त में ग्लूकोज के स्तर का निर्माण करता है कौन, यकृत करता है। अब हम लोग यकृत जो लीवर है उसका हम लोग चित्र के द्वारा समझेंगे। चलिए, ये हो गया मेरा लीवर हो गया। देखिए आप लोग भी चित्र देख लीजिए अच्छा से। और ये डायरेक्ट एग्जाम पूछता है, जो हाल ही के एग्जाम हो रहे हैं तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है चित्र के द्वारा। देखिए ये कुल कितने 4 भाग में बटा हुआ, 1 2 3 4। ये जो आपका ये कलर वाला जो दिखाई दे रहा है, ये है आपका दायां अलिंद। ये कुल 4 भाग में बटा होता है। दायां अलिंद ये हो गया, बायां अलिंद ये हो गया, और नीचे वाला हो गया दायां निलय, और ये हो गया बायां निलय हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो ब्लड जो है, ब्लड इसके द्वारा शरीर के निचले भाग से महाशिरा के द्वारा ब्लड आएगा, फिर वो नीचे आएगा, नीचे आने के बाद फिर जो ये इस रास्ता से बाहर निकल जाएगा, जिसको बोलते हैं फुफ्फुस धमनियाँ। और फुफ्फुस शिरा के द्वारा क्या होगा, फिर जो ब्लड आएगा, फिर यहाँ पे शुद्ध होने के बाद जो है इसमें जाने के बाद वो फिर माँ धमनी के द्वारा बाहर निकल जाएगा। मनुष्य के शरीर का ये पंपिंग जो ब्लड को पंप करता, प्रेशर करता और पूरे शरीर में भेजने का काम इसके पास है। तो उस पूरे शरीर में ब्लड को भेजने का ठेकेदार कौन है, तो ये मेरा जो है आपका लीवर है। चलिए आगे हम लोग फिर कंप्लीट करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न घटना होती है। क्या क्या घटना होती है, चलिए पढ़ेंगे हम लोग। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना है। जो क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करना होता है। नेक्स्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसका कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है। पत्ती की सतह पर सूक्ष्म बिल्कुल छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उन्हें हम लोग रंध्र कहते हैं। पौधों में गैसों का आदान प्रदान तना, जड़, पत्तियों के द्वारा होता है। जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है, तब पौधा पत्ती की जो छिद्र होता है उसको बंद कर देता है। जब CO2 की आवश्यकता नहीं होगा तब पत्ती का जो छिद्र होता है वो बंद हो जाता है या बंद कर देता है। रंध्र का खुलना और बंद होना द्वार कोशिका के कारण होता है। किस कारण, द्वार कोशिका के कारण होता है। द्वार कोशिका जो होता है, द्वार कोशिका में जब जल अंदर जाता है तो वह फूल जाती है और रंध्र का छिद्र खुल जाता है। इसी तरह जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती है तो जो छिद्र होता है वह बंद हो जाता है। ये सारी प्रक्रिया पर द्वार कोशिका में होता है। जब जल अंदर जाएगा तो फूल जाएगा, जब जल नहीं जाएगा तो सिकुड़ जाता है और वह छिद्र बंद हो जाता है। तो ये जो हम लोग पढ़ा रहे हैं ये NCERT फैक्ट है। पिछले कई सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन अच्छे आए हुए हैं, तो आप लोग अच्छा से कंप्लीट करिएगा। आप लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा।
अमरबेल, अच्छा अमरबेल एक पौधा है, याद रखिएगा। किलनी, जूम, लीज, पीताकृमि, ये जीव हो गया। ये सभी क्या है, ये सभी आपका परजीवी है। ये इस लाइन से भी पिछले कई एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, खासकर रेलवे में अधिक पूछा गया है। क्या ये सभी परजीवी है? घास खाने वाली जो शाकाहारी होती है प्राणी, जो घास फूस पत्ती सब खाते हैं, उसका सेलुलोज पचाने के लिए, जो खाता है उसको पचाने के लिए लंबी क्षुद्रांत यानी लंबी आंत की आवश्यकता होती है। तो लंबी आंत किसका होगा? तो शाकाहारी प्राणी का होता है। मांस का पाचन सरल है, क्या मांस का पाचन जो है सरल है। बाघ जैसे मांसाहारी की जो क्षुद्रांत होती है, वह आंत होती है वह छोटी होती है। तो किसकी आंत छोटी होती है? तो जो मांसाहारी जो प्राणी होते हैं उसकी आंत छोटी होती है। नेक्स्ट, अग्नाशयी जो अग्नाशय होता है वो अग्नाशयिक रस का स्त्रावण करता है, जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है तथा इमल्सीकरण वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। तो इमल्सीकरण वसा का पाचन करने के लिए कौन सा एंजाइम? तो लाइपेज एंजाइम होगा। प्रोटीन का पाचन करने के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। चलिए, एटीपी को कोशिका प्रक्रम में, मतलब कोशिका के प्रक्रम सिस्टम में ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। एटीपी को श्वसन प्रक्रम में मोचित ऊर्जा, जो क्षय हुआ ऊर्जा होता है, उसका उपयोग एडीपी तथा अकार्बनिक फॉस्फेट से एटीपी अणु बनाने में किया जाता है। यहाँ से भी पिछले कई एग्जाम में, रेलवे खासकर रेलवे एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न। अगला है, पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में यह क्रिया पूर्ण रूप से होती है, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। किसके विखंडन से? तो पाइरुवेट के विखंडन से। स्वपोषी जीव भोजन का निर्माण कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल यानी इन चार तत्व की मौजूदगी में करते हैं। इन चारों की उपस्थिति में स्वपोषी जीव अपना भोजन का निर्माण करते हैं। ईस्ट, मशरूम, फफूंद, ये क्या है? ये कवक है। ईस्ट, मशरूम, फफूंद जीव खाद्य पदार्थ को, जो खाद्य पदार्थ होता है, इसको शरीर के बाहर पचाकर उसका अवशोषण करते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है पिछले एग्जाम में। स्टार्च का संपर्क आयोडीन घोल के साथ होने पर इसका रंग नीला और काला का हो जाता है। जो स्टार्च होता है उसका संपर्क आयोडीन घोल के साथ टकराया दिया जाए तो इसका जो कलर हो जाएगा नीला और काला हो जाता है। अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, जहाँ पे पूर्ण पाचक होता है। ईस्ट क्या है? एक कवक है। इसमें अवायवीय अभिक्रिया होती है। अवायवीय शोषण अभिक्रिया होगा कब इस होता है? जब ऑक्सीजन नहीं होगा तब होगा। तो इस अभिक्रिया होता है जिसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है वह पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। पायरुवेट जो होता है वह कोशिका द्रव्य में घुलने के बाद तब इथेनॉल प्लस का कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो ग्लूकोज कोशिका द्रव्य घुला है, उसके बाद पायरुवेट बनेगा। पायरुवेट जब कोशिका द्रव्य में घुल जाता है तब बनता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में होता है। अब यहाँ पे वायवीय शोषण जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, उसका क्रम क्या है? जो मनुष्य में होता है ग्लूकोज, उसके बाद पायरुवेट जो तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो है पायरुवेट विखंडित होकर माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है पूर्ण रूप से, तब उसके बाद बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनता है। तो सीक्वेंस आपको याद रखिएगा, ये सीक्वेंस वाला प्रश्न खासकर सभी एग्जाम पूछे जाते हैं। ग्लूकोज जो है उस में घुल जाता है तो पायरुवेट की विखंडन कहाँ पूर्ण होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। उसके बाद बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। अंतः श्वसन के दौरान वायु का सही क्रम बताना। जब हम लोग श्वसन जो सांस लेते हैं, जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, उसका सही क्रम क्या होगा? किस किस स्टेप में पहला जाएगा? पहला जो है नासाद्वार होता है, पहला नासाद्वार। दूसरा होता है ग्रसनी, दूसरा ग्रसनी। तीसरे नंबर पर आएगा कंठ। चौथा पर होगा श्वास नली और उसके बाद कुपिकाएँ होगा। पहला क्या? नासाद्वार, ग्रसनी, कंठ, श्वास नली, उसके बाद है कुपिकाएँ। कुपिकाएँ आप लोग को बता चुके हैं, जो लंग्स का सबसे छोटा पार्ट होता है। अगला, संकुचन के दौरान हृदय के भीतर रक्त को वापस विपरीत दिशा में रोकने का काम हृदय के भीतर स्थित कपाट के कारण होता है, जो उसको रोकने का काम करता है। किस कारण? स्थित कपाट के कारण होता है, जो लीवर में होता है, लीवर में हार्ट में जो होता है। चलिए अगला है एकल परिसंचरण। पिछले हम बता चुके एकल परिसंचरण क्या होता है। एकल परिसंचरण तंत्र में जो होता है हिप्पोकैम्पस, एक्सोसिटस, एनाबस में होता है। तो ये सब जो जंतु हैं इस सब में क्या होता है? एकल परिसंचरण तंत्र होता है। हिप्पोकैम्पस में, एक्सोसिटस में और एनाबस में होता है। शरीर से होकर एक चक्र के दौरान जो रक्त होता है उसका हृदय में होकर केवल एक बार प्रवाहित होता है एकल परिसंचरण तंत्र में। उभयचर जो वर्ग के प्राणी होते हैं, जो जल और स्थल दोनों जगह रहते हैं, उसमें तीन कोष्ठक। सरीसृप वर्ग जो रेंगने वाले प्राणी होते हैं उसमें 3 होते हैं। मत्स्य यानी मछली वर्ग के प्राणी में 2 और मनुष्य में 4 कोष्ठक होते हैं, यानी 4 चैम्बर होते हैं।
नेक्स्ट है फुफ्फुसीय धमनी। देखिए ये अपवाद में है, फुफ्फुसीय धमनी हृदय से अशुद्ध रक्त फेफड़ा में पहुंचाती है, जबकि फुफ्फुसीय शिरा जो होता है वह शुद्ध रक्त को फेफड़ा से हृदय के बायां अलिंद में पहुंचाता है। तो ये आपका अपवाद में है कि जो फुफ्फुसीय धमनी होता है हृदय से अशुद्ध रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा इसमें, वैसे रक्त को फेफड़ा में पहुंचाती है, जबकि फुफ्फुसीय शिरा जो है शुद्ध रक्त जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ होता है और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, तो वैसे रक्त को फेफड़ा से हृदय के बायां अलिंद में पहुंचाता है। वृक्क जो है तो हमने बताया जो है प्रत्येक वृक्क में मूत्रवाहिनी लगा होता है, जो एक लंबी नली होते हैं वह मूत्रवाहिनी एक जोड़ा होता है, प्रत्येक मनुष्य में एक जोड़ा मूत्रवाहिनी होता है। उसके बाद ये लंबी नली होती है, उसके बाद अगला स्टेप होता है मूत्राशय जहाँ पे जमा होता है, उसके बाद मूत्रमार्ग जो कि बाहर निकलता है। तो मूत्रमार्ग 3 स्टेप है, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। ये सीक्वेंस रेलवे एग्जाम में पिछली बार पूछा गया है। वृक्क यानी कि किडनी से उत्सर्जन पदार्थ का जो भी पदार्थ उत्सर्जन होता है उसका अवशोषण जो करते हैं, तो छनने के बाद उसका क्रम बताना है। तो ये भी प्रश्न पिछले रेलवे एग्जाम में पूछा गया। पहला क्या होगा, निस्यादन होता है, निस्यादन। उसके बाद जो होगा चयन पुनरावशोषण होगा, किस किस को चयन करना है, किस किस पदार्थ को नहीं करना है, तो चयन पुनरावशोषण, और अंतिम इसका बहिष्करण, तब जो बहिष्करण करने पदार्थ उसको बहिष्करण कर देता है। 3 स्टेप में पूरा होता है, निस्यादन, चयन पुनरावशोषण और बहिष्करण। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा ये वीडियो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कमेंट जरूर करिएगा कि कैसा लगा। आप इसको बार बार इसको रिवाइज करते रहिएगा। अभी जो हाल ही में जो भी एग्जाम होने वाला है उसमें बहुत ये कागर में सागर साबित होगा, देख लीजिएगा। यहाँ से कई सारे एग्जाम प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हम नोट किए हैं एनसीईआरटी से, क्योंकि हर एग्जाम में एनसीईआरटी बुक से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आज वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।